वो पढ़ना है विश्वविद्यालय अधिनियम वगैरह, है ना। तो 1904 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। क्या क्या था इस अधिनियम में, इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखो, ध्यान देना, यहाँ पे काम की चीज है तुम्हारे लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसके अंतर्गत एक तो ये हो जाएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, शिक्षा का विस्तार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। किसका विस्तार पढ़ रहे हैं? शिक्षा का विस्तार। हमने ये पढ़ा कि कैसे कैसे शिक्षा का विस्तार हुआ। पीछे हमने कुछ कमीशन पढ़े थे, जैसे हंटर कमीशन पढ़ा था एक, ठीक है। हंटर कमीशन के अलावा हमने कुछ पीछे महत्वपूर्ण कुछ आयोग पर चर्चा की थी। जैसे मैंने एक वुड डिस्पैच तुमको बताया था, है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में अमुक व्यक्तियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, वो सारी चर्चाएं हमने पीछे कर ली थी। फिर वो चाहे शुरुआत से हो और अभी तक की चर्चा हो, अभी हम लोग वर्ष 1900 के आसपास की बात कर रहे हैं। यानी जिस अधिनियम की मैं बात करने वाला हूं, वैसे ये अधिनियम 1904 का है। किस वर्ष का है? 1904। 1904 के अंतर्गत ये अधिनियम बना। जैसा कि मैंने बताया कि अगर इस समय के दौर में देखें तो भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का वायसरॉय है। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1901 में शिमला में एक समझौता करवाया जाता है, या एक सम्मेलन बुलाया जाता है। शिमला में क्या बुलाया जाता है? एक सम्मेलन। समझ गए बात को? अब सम्मेलन का मतलब क्या है? देखो, 1901 में लॉर्ड कर्जन शिमला में एक सम्मेलन बुला रहा है। इस सम्मेलन में वो कई सारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बुलाता है। समझ रहे हो बात को? अनेक विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बुलाता है। तो विश्वविद्यालय के अधिकारियों का सम्मेलन था। बेसिकली उच्च शिक्षा पर बात होनी थी, है ना। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसको कैसे बेहतर किया जाए, तो उस पर बात होनी थी। तो भाई इस सम्मेलन में एक निष्कर्ष निकला कि विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को बेहतर करने के लिए हम एक आयोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? आयोग। तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले। टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 के अंतर्गत, किस वर्ष? 1902। 1902 के अंतर्गत एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग को हम लोग कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग। क्या बोल देते हैं? विश्वविद्यालय आयोग। ये विश्वविद्यालय आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो टॉमस रेले की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। अब ये जो रेले की अध्यक्षता में बना आयोग है, बात को समझ लेना। देखो एक एक बात को अच्छे तरीके से, मैं कौन सा अधिनियम की बात कर रहा हूं यहां पर? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके समय आया? तो लॉर्ड कर्जन के समय। जैसे तुम्हें पता होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तब भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो ऐसे ध्यान रख लेना घटनाओं से कि अभी कौन वाइसरॉय होगा, है ना। तो लॉर्ड कर्जन जो है वो भारत का क्या है? वाइसरॉय। 1901 में इसने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया विश्वविद्यालय के अधिकारियों का, और उस सम्मेलन के अंदर इसने कहा कि कैसे विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को बेहतर किया जा सकता है। सभी प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन था। तो इस सम्मेलन ने तय किया कि भाई विश्वविद्यालय की स्थितियों की जांच करने के लिए और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें एक आयोग बनाना पड़ेगा, ठीक है। बन गया। बन गया आयोग। 1902 के अंदर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बन गया, ठीक है। इस विश्वविद्यालय आयोग का काम था कि उच्च शिक्षा पर काम करे, उच्च शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दे। आई बात समझ में? इस आयोग ने सिफारिशें दी। इस आयोग की सिफारिशों में हमारे पास जो है वो कई सारी बातें सम्मिलित थी, और इन सारी बातों को एक अधिनियम में डाल दिया गया, जिस अधिनियम का नाम मैंने ऊपर लिखा। अधिनियम का नाम हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या कहा इस आयोग ने? तो इस आयोग ने इस अधिनियम के माध्यम से हम जो जो चीजें पढ़ते हैं वो सारी बातें इस आयोग की सिफारिशों में थी। और ये विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना था? 1904, ठीक है। जैसे इसमें देखो भाई, पहली बात तो ये कही गई ना कि विश्वविद्यालय में जो फेलोज हैं, क्या है? फेलोज। फेलोज मतलब उप सदस्य जो है विश्वविद्यालय के, जो उप सदस्य होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो फेलोज होते हैं, उनकी संख्या जो है वो 50 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 50 से कम। और 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 50 से कम जो है वो फेलोज की संख्या नहीं होनी चाहिए। यानी उप सदस्यों की, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 50 होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। भाई ज्यादा से ज्यादा 100 फेलो हो सकते हैं एक विश्वविद्यालय के अंदर, और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो 50 हो सकते हैं। ये कहा पहला तो इस अधिनियम ने।
दूसरा इसने क्या कहा कि जो फेलोज हैं विश्वविद्यालय के उप सदस्य हैं, इनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष। भाई इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया, इस अधिनियम ने इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया कि इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 6 साल। अच्छा, तुम लोगों ने कॉलेज में देखा होगा एक हॉल होता है सीनेट हॉल, होता है, देखा है कॉलेज में एक हॉल होता है सीनेट हॉल। कौन सा हॉल होता है? सीनेट हॉल। तो इस अधिनियम में कहा गया सीनेट हॉल का काम क्या होता है? सीनेट हॉल का काम होता है कि ये विश्वविद्यालय के लिए नियम वगैरह बनाए। सीनेट हॉल में मीटिंग होती है सारे विश्वविद्यालय के अधिकारियों की, सारे प्रोफेसर की, व्याख्याताओं की मीटिंग वगैरह यहाँ पे होती है और फिर डिस्कस होता है कि क्या नियम लागू किए जाने चाहिए। तो कहा गया कि जो सीनेट जो भी नियम बनाएगी विश्वविद्यालय के, उन नियमों पर वीटो लगा सकती है सरकार। कौन वीटो लगा सकती है? सरकार। तो इसने सिंपल कह दिया कि सीनेट के नियमों को रोकने का अधिकार किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। इस बात से बहुत सारे लोग नाखुश हो गए हमारे यहाँ। जैसे हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। नाम तो सुना ही होगा सबने गोपाल कृष्ण गोखले का, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि ये जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम? कौन सा अधिनियम की बात कर रहा हूं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह अधिनियम राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे धकेलने वाला अधिनियम है। कैसा अधिनियम है? राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे धकेलने वाला। तो अगर तुमको पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा था कि यह अधिनियम जो है धकेलने वाला, पीछे धकेलने वाला अधिनियम है राष्ट्रीय शिक्षा को, तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। याद रहेगा इतना। इन्होंने इस अधिनियम को ऐसी संज्ञा दी थी। हालांकि इस अधिनियम में और भी प्रावधान थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में और क्या क्या प्रावधान थे? तो ऐसा भी प्रावधान था कि भाई विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। कितने का अनुदान देगी? 5 लाख। 5 लाख का अनुदान विश्वविद्यालयों को दिया जाएगा। सरकार 5 लाख रुपए देगी ताकि विश्वविद्यालय जो है वो नई तकनीकी वगैरह इन सब चीजों को लेकर के आ सके कॉलेज में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल अभी तक मैंने जो भी बताया, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? तो 1904 में। ये अधिनियम किसके द्वारा, मतलब किस वाइसरॉय के समय आया? तो लॉर्ड कर्जन। और सारी भूमिका इसमें है किसकी? लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन 1901 के अंतर्गत एक सम्मेलन बुलाता है और ये सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? शिमला में। भाई इस सम्मेलन में टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठन करने की बात की जाती है और टॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902 में आयोग बनता है, विश्वविद्यालय आयोग। अब ये विश्वविद्यालय आयोग कुछ सिफारिशें देता है, उन्हीं सिफारिशों को हम क्या कह देते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो क्या सिफारिशें दी कि भाई विश्वविद्यालय में जो फेलोज होंगे यानी उप सदस्य जो होंगे वो 50 से कम नहीं होने चाहिए और 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। सीनेट हॉल जो भी नियम बनाएगी तो सरकार उस पर वीटो लगा सकती है। वीटो का मतलब है सरकार उसको रोक सकती। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अपनी मर्जी से नियम नहीं बना सकता, मतलब स्वायत्तता समाप्त कर दी। समझ गए बात को। इसके अलावा 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। थोड़ा बहुत यहाँ पे आयोग उयोग जो जो बने, जो जो वॉइस रॉय था, उनका नाम याद रखना है तुमको। कोई बहुत महत्वपूर्ण वैसे तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, इसके बाद एक आयोग हमारे पास बना था जो भारत में शिक्षा के विकास के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है। उस आयोग का नाम है सैडलर आयोग। क्या नाम है? सैडलर आयोग। यहां से थोड़ा सा तुम्हारे पास कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर बात सैडलर आयोग की जा रही है तो यह आयोग बना था 1917 में। कब बना था? 1917। भाई इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, सैडलर आयोग ने क्या कहा था। सैडलर आयोग के अंदर पहली बात तो तुमको ध्यान रखना है कि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर माइकल सैडलर। क्या नाम था? सर माइकल सैडलर। सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में आयोग बन रहा है। आयोग का नाम क्या हो जाएगा? सैडलर आयोग। क्लियर है? हाँ, एक चीज तुमको ये भी समझ लेनी है कि ये जो सैडलर आयोग बना था इसके अंतर्गत 2 भारतीय सदस्य भी थे। ठीक है, जिनमें से एक व्यक्ति थे आशुतोष मुखर्जी। क्या नाम हो जाएगा? आशुतोष मुखर्जी। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके से भी आ सकता है तुम्हारे पास कि सैडलर आयोग में भारतीय सदस्य कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी थे। ठीक हो गया। कब बना था सैडलर आयोग? 1917। किसकी अध्यक्षता में बन रहा है? सर माइकल सैडलर। भाई माइकल सैडलर तो हो गया अध्यक्ष। क्या हो गया? अध्यक्ष।
और दूसरा मैंने यहाँ पे बात बताई कि आशुतोष मुखर्जी जो है ये इसमें क्या थे, एक भारतीय सदस्य थे। ठीक हो गया। एक भारतीय सदस्य इसके अंतर्गत और थे जिनका नाम था डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। क्या नाम था? डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद जो है इसमें दूसरे भारतीय सदस्य थे। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। कभी कभी भारतीय सदस्यों के नाम से ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, सैडलर आयोग में कौन कौन दो भारतीय थे, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। समझ गए बात को? अब भाई ये आयोग क्या कह रहा है, क्या महत्वपूर्ण बातें कह रहा है आयोग, कुछ कुछ जरूरी कहा इस आयोग ने। तो भाई इसने कहा, सबसे पहली बात तो इसने कहा कि 1904 में जो आप लोगों ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जो तुमने 1904 में, किसने बनाया? टॉमस रेले वाले आयोग ने बनाया। तो इन्होंने कहा, सैडलर आयोग ने कहा, पहली बात तो ये अधिनियम पूरे तरीके से बकवास है। इस आयोग ने इस अधिनियम की कड़ी निंदा की। कहा इस अधिनियम में कोई भी बात काम की बात नहीं है और ऐसी किसी भी बात नहीं, कोई भी बात नहीं है जिसमें अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। अच्छा, बोला फिर क्या परिवर्तन होने चाहिए? तो इन्होंने कहा देखो भाई, जो स्कूली शिक्षा है, आयोग किस विषय में बन रहा है? शिक्षा के विषय में बन रहा है। तो क्या क्या सिफारिशें देगा? देखो, कहा कि शिक्षा, पहली बात जो स्कूली शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है? स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा है वो 12 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। कितने साल की होनी चाहिए? 12 साल। स्कूली शिक्षा मात्र कितने साल की होनी चाहिए? 12 तक की। 12 साल तक जो है ना वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। ये आयोग कौन सा कह रहा है? सैडलर आयोग कह रहा है। दूसरी बात, इस आयोग ने कहा कि हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट तक, कब तक? इंटरमीडिएट। हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट तक, मीडिएट तक जो है वो इस बीच में हाई स्कूल से और इंटरमीडिएट तक 2 वर्षों का अंतर होना चाहिए। कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए? 2 वर्ष का अंतर। अब बातों को थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलो, ये कौन सा आयोग कह रहा है? सैडलर आयोग। कि हाई स्कूल से और इंटरमीडिएट तक कितने साल का अंतर होना चाहिए? 2 साल का अंतर। पहली बात क्या कह रहा है कि स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? 12 वर्ष की। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बीच में कितना होना चाहिए अंतर? 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसी आयोग ने कहा था कि एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा, एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा कि एक तो बोर्ड होगा हाई स्कूल बोर्ड। कौन सा बोर्ड होगा? हाई स्कूल बोर्ड। एक तो बोर्ड होगा हाई स्कूल बोर्ड का गठन किया जाएगा, और एक बोर्ड का गठन किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पर। किस लेवल पर किया जाएगा? इंटरमीडिएट लेवल पर किया जाएगा। समझ गए बात को? तो बोर्ड कितने होंगे? 2 होंगे। कौन सा आयोग कह रहा है यहाँ पे? सैडलर आयोग। क्लियर है इतना? तो एक तो भाई हाई स्कूल लेवल पे बोर्ड का गठन होना चाहिए, और एक किस पे होना चाहिए? इंटरमीडिएट लेवल पे। तीसरी बात, सैडलर आयोग ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही। इसने कहा कि देखो, जो स्नातक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा है? स्नातक शिक्षा। स्नातक शिक्षा का मतलब जो कॉलेज में ली जाने वाली शिक्षा है, समझ गए? ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है। तो इस आयोग ने स्नातक शिक्षा के संबंध में स्पष्ट कहा कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कितने वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए? 3 वर्ष। 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो आज होता ही है। ठीक है। परंतु इस आयोग की एक बात ये थी कि मतलब सैडलर आयोग कह रहा था कि स्नातक शिक्षा जो है वो 3 साल की होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल में हो जानी चाहिए। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात, यही आयोग एक चीज कहना चाह रहा है कि स्नातक शिक्षा में एक तो होता है बीए, ठीक है, और एक होता है बीए ऑनर्स, है ना? तो दोनों में अंतर है ना? एक होता है बीए और एक होता है बीए ऑनर्स। ठीक है, ऑनर्स ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक हो गया? तो एक बीए हो गया और एक कौन सा हो गया? बीए ऑनर्स हो गया। तो आयोग क्या कह रहा है कि बीए का जो पाठ्यक्रम है, यानी बीए का जो सिलेबस है, बीए का जो पाठ्यक्रम है और बीए ऑनर्स का जो पाठ्यक्रम है, इन दोनों का पाठ्यक्रम होना चाहिए भिन्न। कैसा होना चाहिए? भिन्न, मतलब अलग अलग होना चाहिए। बीए और बीए ऑनर्स का पाठ्यक्रम जो है वो लगभग सेम नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये कहा इस आयोग ने। तो देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रहा है। जैसे सबसे पहली बात क्या कहा कि स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? 12 वर्ष की। दूसरा क्या कह रहा है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बीच कितने साल का गैप होना चाहिए? 2 साल का।
अब बोर्ड दो जगह बना दो, दो जगह बोर्ड का गठन कर दो, एक हाई स्कूल बोर्ड और एक इंटरमीडिएट बोर्ड। ये दो बोर्ड के गठन की बात की। इसके अलावा क्या कहा कि स्नातक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो कितने वर्ष का होगा, 3 वर्षों। स्नातक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 3 वर्षों के करने की संस्तुति किस आयोग ने दी थी, तो सैडलर आयोग। याद रहेगा इतना। हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल पे बोर्ड वगैरह के गठन की संस्तुति भी किसने दी थी, सैडलर आयोग। कहा था बीए और बीए ऑनर्स, ये जो दोनों कोर्स हैं, दोनों कोर्स का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, अलग अलग। बाकी कुछ कॉमन बातें जो सभी आयोगों ने कही, महिला शिक्षा पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए, महिला शिक्षा। भाई महिला शिक्षा पर बल देना चाहिए, महिला शिक्षा के उत्थान का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ बातें जो है उस सैडलर आयोग ने कही थी। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आयोग पढ़ा था हमने अभी, विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, टॉमस रेले ने बनाया 1902 में। और इस आयोग ने कौन सा अधिनियम बनाया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इस अधिनियम की बहुत सारे लोगों ने निंदा की, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। उन्होंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे धकेलने वाला अधिनियम है। ठीक है, अब आयोग कौन सा आ रहा है, सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रहा है। इसमें 2 भारतीय सदस्य कौन कौन थे, आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक हो गया। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो क्या बोलना है, सर माइकल सैडलर इस आयोग के क्या हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को इतने में, बात समझ आ जाएगी इतनी। महिला शिक्षा के उत्थान पर बल देना चाहिए, कौन सा आयोग कह रहा है, सैडलर आयोग कह रहा है। इसके अलावा इस आयोग की सिफारिशों के बाद कुछ जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भाई सैडलर आयोग की सिफारिश के बाद देश में अलग अलग जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। जैसे बनारस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, पटना में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। समझ रहे हो बात को। ये आयोग ने कहा ना, इसने संस्तुति दी ऐसी कि बनारस में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, पटना में होना चाहिए, भाई एक अलीगढ़ में होना चाहिए। कौन सी जगह होना चाहिए, अलीगढ़। अलीगढ़ में होना चाहिए, एक ढाका में होना चाहिए। कौन सी जगह होना चाहिए, ढाका में। समझ रहे हो बात को। एक लखनऊ में होना चाहिए। कौन सी जगह, लखनऊ। एक हैदराबाद में होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसने कहा था कि इन जगह पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सब बातें कौन कह रहा है, सैडलर आयोग कह रहा है। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली जैसी बात नहीं है। समझ रहे हो बात को। बड़ी नॉर्मल बातें हैं भाई कि ये चीजें इस आयोग ने कही थी। ठीक है जी, इतनी इतनी बातें हमको इसमें समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। अब देखो, विश्वविद्यालयों का गठन चाहे वो बनारस की बात हो, चाहे पटना, चाहे अलीगढ़, चाहे ढाका, लखनऊ। अब अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोला गया। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप देखोगे, मैंने पीछे पढ़ाया आपको 1920 के दौर में जो जो चीजें हमने पढ़ी वो तब स्थापित हुआ। इसी अधिनियम के बाद सारी चीजें हो रही है ना, सैडलर आयोग के बनने के बाद ही हो रही। तुम अभी देखोगे तो बीएचयू की स्थापना हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, है ना। तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से हो रही है। तो उन सब चीजों में इन आयोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी इतने तक। ठीक है, सैडलर आयोग के बाद हमारे पास आता है एक बड़ा कदम, जिस कदम से बहुत दिक्कतें शुरू हुई, और वो बड़ा कदम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये अधिनियम जो था ना, क्या बोलते हैं इसको, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम को क्या बोल देते हैं, मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। दरअसल ये सुधार के नाम पर बहुत बड़ी बर्बादी थी, है ना। तो 1919 में जो ये शासन आया ना, मतलब इसने क्या कर दिया कि द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा को ला दिया। भाई 1919 के भारत शासन अधिनियम ने क्लियर कह दिया कि शिक्षा जो है वो केंद्रीय विषय नहीं है। कैसा विषय नहीं है, केंद्रीय। मतलब केंद्र सरकार का तो विषय ही नहीं है शिक्षा। शिक्षा विषय है किसका, प्रांतीय सरकार का। मतलब राज्यों की सरकार का विषय है भाई शिक्षा। शिक्षा केंद्र सरकार का विषय नहीं है। तो इससे एक दिक्कत पैदा हो गई। दिक्कत ये पैदा हो गई कि जब 1919 का अधिनियम कह रहा है कि शिक्षा केंद्र का विषय है ही नहीं साहब, शिक्षा किसका विषय है, प्रांतों का विषय है। प्रत्येक प्रांत अपने अनुसार शिक्षा संबंधी नियम बना सकता है, शिक्षा में परिवर्तन कर सकता है। तो जब प्रांतीय विषय शिक्षा को बना दिया तो एक बात और स्पष्ट थी कि केंद्र से जो शिक्षा को अनुदान मिलता था, केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा को मिलता था जो अनुदान, वो अनुदान इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया बंद। समझ गए बात को कि भाई भारत शासन अधिनियम 1919 क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान शिक्षा को दिया जाता था वो अनुदान कर दिया जाता है पूर्णतः बंद। इस पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है,
शिक्षा पर दिया जाने वाला अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। कौन से अधिनियम के माध्यम से? 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। मार्टेन चेम्सफोर्ड सुधार, एक भारत सचिव था, एक वायसराय था हमारा, है ना। तो वो सब मैंने पढ़ा रखा है पहले, तो उस पर ज्यादा नहीं घुसेंगे, ठीक है। फिलहाल शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो शिक्षा को प्रांतीय विषय इसी अधिनियम ने बनाया और केंद्रीय अनुदान कर दिया बंद। जब केंद्रीय अनुदान वगैरह बंद कर दिया, अच्छा इसके बाद और क्या क्या कदम उठाए गए शिक्षा के विकास के लिए? तो शिक्षा के विकास के लिए आगे चल करके हमारे पास एक समिति बनी। समिति कोई बहुत महत्वपूर्ण समिति नहीं, अगर डेट भी ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। समिति का नाम है हॉलटेक्स समिति। क्या नाम है? हॉलटेक्स समिति। हॉलटेक्स समिति कौन सी समिति है? हॉलटेक्स समिति। अब इस समिति को थोड़ा समझना। हॉलटेक्स समिति इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे इस समिति के, उनका नाम था फिलिप हॉलटेक। क्या नाम था? फिलिप हॉलटेक। फिलिप हॉलटेक की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता में किया गया था, फिलिप हॉलटेक की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। कौन सी समिति का गठन? हॉलटेक समिति का, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा किस वर्ष बनाई गई थी हॉलटेक समिति? तो हॉलटेक समिति बनाई थी 1929 में। भाई कुछ ना कुछ इस समिति ने भी कहा ही होगा, कुछ ना कुछ फिलिप हॉलटेक भी कह ही रहे होंगे। और इनकी अध्यक्षता वाली ये जो समिति है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहती है। इसने कहा कि भाई प्राथमिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा। इसने सिर्फ एक बात कही कि प्राथमिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। दूसरा, ग्रामीण शिक्षा पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? ग्रामीण शिक्षा। फिर रूरल एजुकेशन जो है, उस एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। इनका सिंपल सा कहना था, स्टैंड था कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो अर्बन एरिया में डेवलप होती जाएगी, शहरी क्षेत्र में उसका विकास होता जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो अपने शिक्षा है उसका विकास किया जाना चाहिए। ये कौन सी समिति कह रही है? तो ये हॉलटेक समिति कह रही है। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो फिलिप हॉलटेक थे, ठीक हो गया। हालांकि तुमको एक बात ध्यान रख लेना है कि एक कमीशन है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसको भारतीय परिनीति आयोग कहते हैं। कभी उससे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ जाएगा तो अगर इससे संबंधित चीजें ध्यान से समझना। एक आयोग है भारतीय परिनीति आयोग। परिनीति आयोग कौन सा आयोग है? भारतीय परिनीति आयोग। परिनीति आयोग का मतलब क्या है? तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। आई बात समझ में? इस इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय परिनीति आयोग के द्वारा ही, परिनीति आयोग कह सकते हो, या फिर कहीं कहीं तुमको ना इसको परिनियत आयोग, क्या आयोग? परिनियत आयोग, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस आयोग ने ही अनुशंसा दी थी कि हॉलटेक समिति का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस आयोग की अनुशंसा पर हॉलटेक समिति का गठन हुआ? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, भारतीय परिनियत आयोग, इसी की अनुशंसा पर जो है हॉलटेक समिति बनाई गई थी। क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं इतने में। चलो देखो, हॉलटेक समिति के बाद क्या क्या और बदलाव हुए। क्या कहा हॉलटेक समिति ने? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हॉलटेक समिति के? फिलिप हॉलटेक। कौन हो जाएंगे? फिलिप हॉलटेक। अब भाई फिलिप हॉलटेक क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण शिक्षा पर बल देना चाहिए, रूरल एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। हॉलटेक समिति के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर आ जाते हैं हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में भारत में होने वाले विकास में। एक योजना आएगी वर्धा योजना। पढ़ा तुम लोगों ने कभी इसके बारे में? वर्धा योजना। अच्छा, वर्धा योजना 1937 की है। एक चीज पढ़ी तुम लोगों ने, महात्मा गांधी की हरिजन की परिकल्पना। ये तो पढ़ा ही होगा तुमने। महात्मा गांधी का हरिजन पत्र, महात्मा गांधी का हरिजन शब्द, है ना। हरिजन, कौन सा? हरिजन। एक पत्रिका निकाली महात्मा गांधी ने, कौन सी पत्रिका? हरिजन। समझ रहे हो बात को? ये बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका रही महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी की ये जो पत्रिका थी, इसने शिक्षा के कई सारी बार अपनी पत्रिका में, इस हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी ने अनेक बार शिक्षा संबंधी कुछ आर्टिकल छापे, बहुत बार छापे हरिजन पत्रिका के अंतर्गत। गांधी जी की ये अवधारणा जो है उस पर काम होना शुरू काफी बाद में हुआ, और उसके लिए जो है जो योजना जब बहुत बाद में काम पर आई तो
एक सम्मेलन आयोजित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित किया गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1937 में एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन क्योंकि वर्धा में आयोजित किया गया था अक्टूबर 1937 में, इसलिए इसको बोलते हैं वर्धा योजना। क्या बोल देते हैं? वर्धा योजना। हालांकि तुमको एक बात ध्यान रख लेनी है कि जो सम्मेलन महात्मा गांधी आयोजित कर रहे थे उस सम्मेलन का नाम था अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। क्या नाम था? अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। तो 1937 में वर्धा के अंतर्गत महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का नाम था अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। क्या नाम होगा? अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। यह नाम था महात्मा गांधी के सम्मेलन का। और ये सम्मेलन कब हो रहा है? 1937 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वर्धा के अंतर्गत हो रहा है। ठीक है, गांधी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो भाई यहाँ गांधी जी इस सम्मेलन के, क्योंकि शिक्षा सम्मेलन था, तो इस शिक्षा सम्मेलन में योजना प्रस्तुत कर दी महात्मा गांधी ने, और उस योजना को क्या बोला गया? वर्धा योजना। तो महात्मा गांधी शिक्षा की योजना जो है वो कैसे प्रस्तुत करते हैं? महात्मा गांधी क्या कहते हैं शिक्षा के संबंध में? तो जब गांधी जी की वर्धा योजना का सार पूछा जाए तुमको, या मूल सिद्धांत पूछा जाए कि क्या थी वर्धा योजना, तो कहना कि गांधी जी ने कहा कि भैया हस्त निर्माण कार्य, या फिर जिसको मैं नाम दे सकता हूं शिल्प कार्य। कैसा नाम? शिल्प कार्य प्रधान शिक्षा। कैसी शिक्षा? शिल्प कार्य प्रधान शिक्षा। समझ रहे हो बात को? हस्त निर्मित कार्य या शिल्प कार्य। देखा होगा तुमने, भोटिया जनजाति के लोग टोकरी वोकरी बना देते हैं, है ना, गाँव में लोग बना देते हैं, कंडी वगैरह बना देते हैं, रिंगाल की छंतोली वगैरह बनाई जाती है हमारे यहाँ, है ना, नंदा राज जाति यात्रा वगैरह में। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हस्तशिल्प कार्य। देखो कताई बुनाई करके स्वेटर बना देते हैं, टोपी बना देते हैं। तो महात्मा गांधी इस चीज को शिक्षा के माध्यम से प्रमोट करना चाहते थे। उनका मकसद था कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले। क्या मिले? कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो इस बात का ध्यान रख लेना है कि महात्मा गांधी का जो वर्धा योजना है, इस वर्धा योजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य या सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो वो था हस्त निर्माण कार्य या शिल्प कार्य। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चल करके तुमको एक बात का भी और भी ध्यान रख लेना है कि इस वर्धा योजना का जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया था वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद आया? कुछ नहीं याद आया? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में देश के राष्ट्रपति बने, जिनके 1969 में निधन हो गया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी 1969 में आकस्मिक। समझ रहे हो बात को? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। कुछ और वर्धा योजना के अंदर खास बात, इस योजना की कुछ सिफारिशें थी। क्या क्या सिफारिशें थी? कि भाई 7 वर्ष तक जो शिक्षा हो वो अपनी मातृभाषा में हो। कैसे हो? मातृभाषा। भाई 7 वर्ष तक की शिक्षा किसमें हो? मातृभाषा में। क्लियर है इतना? दूसरा, ये शिक्षा निःशुल्क हो। ये वर्धा योजना की पहली सिफारिश थी कि 7 साल तक की शिक्षा जो है वो निःशुल्क हो। और दूसरी बात क्या है भैया? कि ये शिक्षा कैसी होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है ना? मतलब तकनीकी वगैरह को बढ़ावा मिलना चाहिए शिक्षा में। ये सारी चीजें महात्मा गांधी ने कही थी। पर इस पूरी वर्धा योजना में तुम्हारे लिए एक ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा इस वर्धा योजना की बैकग्राउंड को। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि वर्धा योजना कब आई थी? 1937। महात्मा गांधी अपनी हरिजन पत्रिका में बार बार शिक्षा के संबंध में आर्टिकल छापते रहते थे और फाइनली 1937 में वर्धा में उन्होंने अपना एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे महात्मा गांधी, जिसका नाम है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन 1937। और यही एक योजना बनी जिस योजना का नाम है वर्धा योजना। वर्धा योजना ने क्या काम किया? वर्धा योजना ने कहा एक शिक्षा की योजना बनाते हैं जिसमें प्रमुख जो बात पर ध्यान दिया गया, शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? हस्त निर्माण कार्य या शिल्प कार्य, शिल्प तकनीकी वगैरह जो है वो व्यक्ति को सिखाई जानी चाहिए। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का क्योंकि केंद्र जो है वो इन्हीं चीजों से रहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो वर्धा योजना के अध्यक्ष रहे। क्या रहे थे? अध्यक्ष। ठीक है। 7 वर्ष तक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए,
यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए कितने साल तक, 7 साल तक, और वो कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। तो ये गांधीवादी शिक्षा के कुछ उदाहरण हमने यहां पर देखे, ठीक है। इसके बाद एक योजना आई, जिस योजना को शिक्षा के विकास के संबंध में मैं अंतिम योजना रखूंगा। उसके बाद हमारे पास समाचार पत्रों के विकास से संबंधित कुछ योजना आएगी। एक योजना 1944 के अंतर्गत बनाई गई। इस योजना को हमने सार्जेंट योजना कहा। क्या बोला? सार्जेंट योजना। तो अगर तुमको पूछ रहा है ना सार्जेंट योजना, कौन सी योजना? सार्जेंट योजना। ये योजना कब बनाई गई या ये योजना कब अस्तित्व में आई? तो ये योजना आई थी अस्तित्व में 1944, 1944 में, ठीक है भाई। अच्छा, पूछेगा इसका नाम सार्जेंट योजना क्यों है? तो सर जॉन सार्जेंट जो है वो इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष हो जाएंगे इसके? सर जॉन सार्जेंट। सर जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बात, सार्जेंट योजना में तुमको एक और चीज का ध्यान रख लेना है भाई, कि इस योजना के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि आजादी से पूर्व जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास वगैरह है, उनमें ये योजना अंतिम योजना है। कैसी योजना है? अंतिम। आजादी से पहले जो जो शिक्षा के विकास हुए है ना, तो इस योजना ने क्या क्या कहा? सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में जो ये योजना तैयार की गई, इस योजना ने एक बात कही कि भाई देश में प्राथमिक और माध्यमिक, कौन से? माध्यमिक। देश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है वो बनने चाहिए, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो लेवल के स्कूल हैं उन स्कूलों को बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरा, इस सार्जेंट योजना ने कहा कि 6 से और 11 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 6 से 11 वर्ष तक जो निशुल्क शिक्षा है वो बच्चों को मिलनी चाहिए। बालक बालिकाओं को कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए? निशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, यही आयोग कह रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है मतलब 6 वर्ष 11 से लेकर के और 17 साल तक 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा वगैरह हो, ऐसी कुछ बातें जो है इस आयोग ने कही थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बस एक चीज, एक मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है उसको हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो शिक्षा हो सकती है विद्या विषयक। कैसी? विद्या विषयक। और एक शिक्षा हो सकती है तकनीकी विषयक। कैसी हो सकती है? तकनीकी विषय। तो आज आप लोग देखते होंगे कि 2 तरीके की शिक्षा जो है अपने पास मौजूद ही है। ठीक है। एक तो तुम्हारा इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा हो गई, टेक्निकल शिक्षा हो गई, किसी फील्ड स्पेशल की शिक्षा हो गई, और एक शिक्षा हो गई तुम्हारी कैसी? विद्या विषयक शिक्षा, जिसमें तुम पारंपरिक सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे हो, इतिहास भूगोल वगैरह, है ना। तो विद्या विषयक हो गया। बाकी एक शिक्षा कौन सी है? तकनीकी शिक्षा। क्लियर है इतना? कौन सी योजना तक पढ़ा? सार्जेंट योजना तक। एक बार नजर घुमा ले फटाफट सब पे। सबसे पहला कौन सा आयोग बना था? विश्वविद्यालय आयोग। इस विश्वविद्यालय आयोग को किसने बनाया था? टॉमस रेले ने बनाया था। ठीक है। कब बनाया था? 1902 में। इसी आयोग ने एक अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम को हमने क्या कहा? विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। यह अधिनियम क्या कह रहा है कि फेलो की संख्या यानी उप सदस्य विश्वविद्यालय के जो है उनकी संख्या 50 से कम और 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या कहा कि सीनेट हॉल जो भी कानून बनाएगा विश्वविद्यालय के लिए वो सरकार उस पर वीटो लगा, वीटो समझते हो ना सारे? वीटो का मतलब सरकार उसको रोक सकती है। क्लियर है इतना? तीसरा यहां पे क्या बताया कि केंद्रीय अनुदान विश्वविद्यालयों के लिए कितना होगा प्रतिवर्ष? 5 लाख रुपए। भाई 5 लाख रुपये जो है वो प्रतिवर्ष दिए जाएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों को। ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम में 3 मोटा मोटी बातें थी। क्वेश्चन आएगा कि किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे धकेलने वाला अधिनियम है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इस बात के विरोध में थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा को कैसा अधिनियम है? पीछे धकेलने वाला अधिनियम, जो क्या कर रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे धकेल रहा है। क्लियर है इतना? इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आयोग जो शिक्षा के विकास में बना वो कौन सा आयोग था? सैडलर आयोग। सैडलर आयोग कब बना? 1917 में। ठीक है ना। 1902 के बाद सीधे 1917 ध्यान रख लेना। किसकी अध्यक्षता में बना था ये? सर माइकल सैडलर। दूसरा, इस आयोग के अंतर्गत 2 भारतीय सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ठीक है ना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है
उस अधिनियम को इस आयोग ने, सैडलर आयोग ने उसकी कड़ी निंदा की, कहा वो अधिनियम किसी काम का नहीं है। और सैडलर आयोग ने शिक्षा की कुछ सिफारिशें दी महत्वपूर्ण, जैसे स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए, 12 वर्ष। इंटरमीडिएट तक कितना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बीच कितने साल का अंतर होना चाहिए, 2 वर्ष का अंतर। बोर्ड का गठन कितने जगह होना चाहिए, 2 जगह, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। स्नातक इस शिक्षा में क्या बताया, 3 साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। भाई बीए और मतलब बीए जो है वो 3 साल का होना चाहिए। कोई भी स्नातक का पाठ्यक्रम है, बीए की ही बात नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। वो कितने साल का होगा, 3 साल का। अब तुम इसको देखोगे ना सैडलर आयोग की सिफारिशों को, तो 90% चीजें आज फॉलो की गई है, समझ रहे हो बात को। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। बीए और बीए ऑनर्स दोनों का पाठ्यक्रम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये किसने कहा था, सैडलर आयोग ने। इसके अलावा महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी आयोग की सिफारिश के बाद बनारस, पटना, अलीगढ़, जैसे ढाका, लखनऊ, हैदराबाद, इन सब जगह जो है विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अलावा 1919 का भारत शासन अधिनियम शिक्षा के विकास में एक अवरोध की तरह था, है ना, जिसने क्या काम किया कि शिक्षा को केंद्रीय विषय से हटा करके कैसा विषय बना दिया, प्रांतीय विषय। ठीक हो गया। और केंद्र सरकार जो अनुदान शिक्षा को देती थी वो भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब भाई राज्यों की, प्रांतों की मर्जी है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बनाए, कानून वगैरह बनाए, और चाहे तो जैसा नियम वो अपने प्रांत में शिक्षा में लागू कर सकते हैं। आज भी भारत में शिक्षा राज्य सूची का विषय है। कैसा विषय है, राज्य सूची। राज्यों को पूरी छूट है कि वो शिक्षा पर कैसा कानून बना सकते हैं, समझ रहे हो बात को। तो बहुत ज्यादा केंद्र सरकार उस मामले में कुछ करती नहीं है, क्योंकि शिक्षा किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। समझ गए बात। नेक्स्ट समिति अपने पास कौन सी होगी, हाउटेक समिति। हाउटेक समिति किसके अनुशंसा पर बनी थी, तो भारतीय परिनियत आयोग के, यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अनुशंसा पर बनाई गई थी। किस वर्ष बनाई गई थी हाउटेक समिति, 1929। इसका नाम हाउटेक समिति क्यों है, क्योंकि इसका अध्यक्ष फिलिप हाउटेक था। ठीक है, ऐसे उल्टे सुल्टे नाम अंग्रेजों के ही हैं सब, तो याद रख लेना। फिलिप हाउटेक की अध्यक्षता में बनी थी, तो कौन सी समिति है, हाउटेक समिति। इसने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और दूसरा क्या कह रहा है, ग्रामीण शिक्षा को भी क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। 1937 में महात्मा गांधी की वर्धा योजना, है ना, जो गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। गांधी जी हरिजन पत्रिका में बार बार शिक्षा के संबंध में आर्टिकल छापते रहते थे। 1937 में उन्होंने वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता वो स्वयं कर रहे थे। वहीं बनी वर्धा योजना। वर्धा योजना के अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना गया। इसके अलावा इस वर्धा योजना के तहत महात्मा गांधी की जो शिक्षा की प्लानिंग थी, उसमें कहा गया कि हस्तशिल्प कार्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो गांधीवाद की विचारधारा में केंद्र में रहता ही है ना भाई, कि घर में कताई बुनाई वगैरह या फिर छोटे कुटीर उद्योग, इनको जो है बढ़ावा मिलना चाहिए। 7 साल तक शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होनी चाहिए और निःशुल्क होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी की वर्धा योजना में ही कहा गया था। क्लियर है इतना। इसके अलावा एक योजना बनाई गई, कौन सी योजना, सार्जेंट योजना। तो सार्जेंट योजना किसकी अध्यक्षता में बनी थी, सर जॉन सार्जेंट। इसने क्या किया, प्राथमिक और माध्यमिक जो है वो 2 स्तर शिक्षा के रखे, और कहा भैया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का ज्यादा से ज्यादा गठन किया जाना चाहिए देश में। 6 से 11 साल तक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क। 11 से 17 साल तक की शिक्षा को 6 वर्षों के लिए और बढ़ा देना चाहिए। ये सब चीजें इस आयोग ने कही। भाई शिक्षा इसने कहा 2 तरीके की होनी चाहिए, एक तो कैसी, विद्या विषयक, और एक कैसी होनी चाहिए, एक तकनीकी विषयक। क्लियर है इतना। तो यहां तक होगा अपने पास शिक्षा का विकास वगैरह, और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे भारतीय समाचार पत्रों का विकास वगैरह, उन सब चीजों को। ठीक है, आज के लिए इतना।